मिशन 30 जून का भाग 12 प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमने 2 सवाल समांतर श्रेणी के लिए, बाकी बिंदु पथ के सवाल लिए हैं। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को कितनी बार देख सकते हो समझने के लिए। तो क्या है सवाल, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम पद बराबर a तथा सार्वंतर बराबर d। अब हम सुविधा के लिए सूत्र लिख लेते हैं ताकि सवाल भी गलत हो जाए तो हमारे सूत्र में नंबर मिल जाए। तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको ऐसे बंद कर देते हैं ताकि इसका सवाल में कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि लगाते टाइम कोई गलती न हो और सवाल गलत हो जाए तो इसमें वो आधा नंबर दे देगा टीचर, इसलिए इसको लिखा जाता है। तो अब हम लिखेंगे कि उसका तीसरा पद है a3, तीसरा पद का मतलब a3 बराबर दिया हुआ है 4 और 9वां पद दिया हुआ है यानी कि a9 बराबर दिया हुआ है -8। तो इन 2 पदों से हम 2 इक्वेशन बना लेंगे और उन दोनों को हल करके a और d का मान निकाल लेंगे और a और d का मान निकालने के बाद हम ये बता देंगे कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो देखिए यहाँ a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्योंकि प्रथम पद हमने a ही मान रखा है, ये मान रखा है, प्लस n-1 तो n का मान 3 हो जाएगा क्योंकि तीसरा पद है, इंटू d क्योंकि d को हमने d ही मान रखा है, बराबर 4। इम्प्लाइज a प्लस 3 में से गया तो 2d बराबर 4। इधर भी ऐसे ही करेंगे, a प्लस 9-1 क्योंकि n का मान 9-1 इंटू d बराबर -8। इम्प्लाइज a प्लस 9 में से गया तो 8d बराबर -8। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। देखो अगर हम 1 से 2 को घटा देंगे तो a से a कट जाएगा, तो लिखेंगे 1 में से 2 को घटाने पर, यानी हम इन 2 इक्वेशनों को हल कर रहे हैं। ये हमने 9वीं क्लास में भी सीखी है और अब भी सिखा रहे हैं। तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। घटाने का हमने बोला है तो घटाने में नीचे वाली संख्याओं के निशान बदले जाते हैं। तो निशान बदल दिए, a से a कट जाएगा, माइनस का 8d प्लस का 2d तो माइनस का 6d, 4b प्लस का 8b प्लस का तो प्लस का 12। इस प्रकार से d बराबर हो जाएगा 12 बटा -6 बराबर -2। ये d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, हमारा 1 का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे d का मान 1 में रखने पर, तो जब d का मान 1 में रख रहे हैं हम, देखो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 d का मान -2 बराबर 4। इस तरह से देखो a बराबर 4 और ये 2 दूनी 4, यहाँ माइनस का 4 हो गया क्योंकि माइनस से गुणा होके माइनस का 4 हो जाएगा, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। इस प्रकार से a बराबर 8। अब हमारे सवाल में a है, हमारे सवाल में d है, अतः उसने पूछा कौन सा पद शून्य है। तो हम लिखेंगे माना n-वा पद बराबर 0। और इस प्रकार से अब हम n-वें पद का फॉर्मूला लगा देंगे, अर्थात a का मान 8 प्लस n का मान n-1 इंटू d का मान -2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को हल करेंगे तो सबसे पहले 8 उधर जाके घटेगा, समीकरण का नियम होता है। तो n-1 इंटू -2 बराबर 8 उधर जाके माइनस का हो गया, यानी कि 0 में से -8 हो गया, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये -2 उधर जाएगा तो n-1 बराबर -8 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौको 8 और इस प्रकार से आ जाएगा n बराबर 4 और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 5। लिखेंगे अतः 5वां पद शून्य है। तो उसने हमसे क्या पूछा था कि कौन सा पद शून्य, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 5वां पद शून्य है। इसके बाद में हमने एक ये सवाल लिया है समांतर श्रेणी का कि उसके 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय और तृतीय पद दी हुई हैं।
तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि A2 बराबर 14 दिया हुआ है और A3 बराबर 18 दिया हुआ है। यानी समांतर श्रेणी के दो लगातार पद दिए हुए हैं, तो इन दोनों को अगर हम घटा दे आपस में तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। A3 में से अगर A2 घटा दे तो D आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा, क्योंकि ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, दोनों का अंतर सार्वंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 18 माइनस 14 बराबर 4। देखो हमारे पास प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, तो हमारे पास दूसरा पद है और हमारे पास D है। अगर हम दूसरे पद में से सार्वंतर को घटा देंगे तो उसका पहला पद आ जाएगा। इस प्रकार दूसरा पद हमारा कितना है, 14, और सार्वंतर हमने अभी भी कितना निकाला है, 4। इनको घटा देंगे तो प्रथम पद आ गया 10। अब देखो हमारे पास किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, उसका सार्वंतर है, तो उसने क्या पूछा है, तो उसने 51 पदों का योग पूछा है। यानी कि लिखेंगे चूंकि SN बराबर N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये समांतर श्रेणी के योग का सूत्र होता है, इसलिए S 51। तो 51 बटा 2 2 एक का मान हमने अभी कैलकुलेट किया है 10 प्लस N का मान 51 माइनस 1 इंटू D का मान हमारा 4 है, और इस प्रकार से हम इस कैलकुलेशन को कर देंगे। तो 51 बटा 2 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 51 में से गया तो 50 गुणा 4। इस प्रकार से देखिए 51 बटा 2 और ब्रैकेट में 20 प्लस 5 चौको 20, 200। तो कितना आ जाएगा, 51 बटा 2 गुणा 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220। इसको काट देंगे तो 110। 110 को 51 से गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 561 और 1 0 56, 10 5610, और यही हमारा आंसर है, यानी कि 51 पदों का योग है। अब हमने कुछ सवाल बिंदु पद के ले रखे थे। 5 सवाल हमने आप लोगों को पहले समझा दिए थे और कुछ सवाल हम आज शामिल कर लेते हैं। तो देखो, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद लिखिए। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ जो बिंदु होता है ना, वो त्रिभुज का क्या होता है, परिकेंद्र होता है। तो आपको अब क्योंकि परीक्षा सिर पे है तो सीधा सीधा ध्यान रखना है और ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी है। और अगला सवाल, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद लिखिए। तो क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र, क्योंकि वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करके जो वृत्त निकलता है वो कहाँ से, उसका जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है वो क्या होता है, अंतः केंद्र होता है, क्योंकि अंतः केंद्र को केंद्र मान करके ही अंतः वृत्त खींचा जाता है। उसके बाद में है 8वां सवाल, केंद्रक, जिसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछिए। तो त्रिभुज की सीधी परिभाषा है, तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ये पूर्ण विराम बना दिया। समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पद लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा समतल के समांतर रेखा, क्योंकि इस तरह से कोई समतल होता है, उसमें इस तरह से वृत्त लुढ़कता है और उसका केंद्र यहां रहता है हमेशा, और इनको जो केंद्रों को मिलाएंगे तो ये समतल के समांतर रेखा हो जाएगी। इसी तरह अगला सवाल है, दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पद लिखिए। तो देखो, ये दो समांतर रेखाएं हो गई और इन दोनों से ये बिंदु समान दूरी पर है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की समांतर रेखा, क्योंकि ये भी इनके समांतर है। तो क्या हो जाएगा, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की समांतर रेखा। इसके बाद हमने अगला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है यहां से 11वां, कि दी गई रेखा से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पद लिखिए।
तो देखिए इसका भी चित्र ऐसा बन जाएगा, ये एक दी गई रेखा है और इससे समान दूरी पर ये बिंदु रह रहे हैं, लेकिन इनसे समान दूरी, इसी से समान दूरी पर ये बिंदु भी है। अतः दी गई रेखा के समांतर युगल रेखा है। युगल माने दो, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इसका? दी गई रेखा के समांतर युगल रेखाएं। इसी प्रकार अगला सवाल है, एक ही आधार पर बने समकोणों के शीर्षों का बिंदु पथ लिखिए। तो देखिए हमने एक ही आधार सेलेक्ट कर लिया और इस आधार पे हम समकोण बाद में बनाएंगे। बाकी आप ये देखिए कि आपने पढ़ा है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए ये समकोण बन जाएगा, इसका शीर्ष यहाँ जाएगा, ये समकोण बन जाएगा, इसका शीर्ष यहाँ जाएगा, ये समकोण बन जाएगा, इसका शीर्ष यहाँ जाएगा, ये समकोण बन जाएगा, इसका शीर्ष यहाँ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम पहले समकोण बनाते तो उनके बिंदुओं को, शीर्षों को मिलाने से क्या बनता? अर्धवृत्त बनता। ये थोड़ा सही बन जाए इसलिए हमने पहले अर्धवृत्त बना दिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्या है? आधार पर बने समकोण के शीर्षों का बिंदु पथ लिखिए। तो आधार को व्यास मानकर खींचा गया अर्धवृत्त, आधार को व्यास मानकर खींचा गया अर्धवृत्त। इसी प्रकार है, एक ही आधार पर बने समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों के शीर्षों का बिंदु पथ लिखिए। तो देखिए एक ही आधार हो गया और इस पे ये त्रिभुज है जिनका क्षेत्रफल समान है। एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्योंकि इनकी सबका एक ही आधार हो गया और सबकी ऊंचाई हमने एक ही बना दी, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी? आधार के समांतर रेखा। लेकिन ये नीचे की ओर भी बन सकते हैं, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? देखिए कई सवालों के उत्तर एक ही लेकिन सवाल अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा? आधार के समांतर युगल रेखा है, क्योंकि नीचे की ओर भी बन जाएंगे ऐसे ही त्रिभुज। तो आधार के समांतर युगल रेखा है। युगल माने दो, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। उस त्रिभुज का नाम लिखिए जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है। तो जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसका जो लंब केंद्र होता है वो खुद शीर्ष बिंदु होता है, क्योंकि इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो यहाँ आएगा, इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो यहाँ आएगा, और इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो ऐसे जाएगा, और जहाँ तीनों लंब केंद्र मिलते हैं वो शीर्ष लंब कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसका शीर्ष होता है। तो क्या हो जाएगा नाम इसका? समकोण त्रिभुज। और इस प्रकार से हमने बिंदु पथ के 15 सवाल ले लिए हैं और आगे से और सवाल हमारे पास नहीं बचे। कोई बचेगा तो किसी अन्य वीडियो में ले लेंगे। दी गई रेखा के एक बिंदु को स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ लिखिए। तो देखिए ये कोई दी गई रेखा है और इसको स्पर्श करने वाला ये वृत्त है, इसका केंद्र ये है। दूसरा वृत्त ये है, इसका केंद्र ये है। तीसरा वृत्त ये है, इसका केंद्र ये है। चौथा वृत्त ये है, इसका केंद्र ये। और ये देखो सारे इसी रेखा को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या हो गया? इस बिंदु पर खींचा गया लंब हो गया। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि दी गई रेखा के बिंदु पर खींचा गया लंब। तो इस प्रकार से बिंदु पथ के सवाल कैसे करोगे? सवाल को पढ़ोगे और उन कंडीशनों को लगा करके आकृति बनाओगे और उसका नाम लिख दोगे।